कहते हैं, इतिहास तो जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां हारने वालों की भी होती हैं। कुछ हार ऐसी होती हैं जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी के पन्ने पलटेंगे, जहां शौर्य की किंवदंतियों के पीछे एक चौंकाने वाला सच छिपा हुआ है। साल 1192। सोचिए, आसमान में अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी है। राजपूती खेमों में बिल्कुल गहरी खामोशी है। और फिर अचानक चारों तरफ से मौत टूट पड़ती है। तो सवाल यही उठता है, उस सुबह आखिर हुआ क्या था? एक तरफ इतिहास है जो कहता है एक हीरो का पतन हुआ, दूसरी तरफ है किंवदंती जो कहती है एक शहीद का उदय हुआ। तो फिर सच क्या है? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरू करेंगे उस विनाशकारी अंत से जहां सब कुछ बदल गया। तराइन का मैदान, यही है वो जगह, हमारी इस ऐतिहासिक जांच का कह सकते हैं क्राइम सीन। यहीं पर सुबह होने से ठीक पहले एक सोए हुए साम्राज्य पर ऐसा हमला हुआ, एक राजा को बंदी बना लिया गया और हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी गई। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है। सिर्फ 1 साल पहले इसी मैदान पर तस्वीर बिल्कुल ही अलग थी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह हराया था कि गोरी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो सवाल यह है कि सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि इतनी बड़ी जीत इतनी भयानक हार में तब्दील हो गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले वो कहानी जानते हैं जो हम सबने सुनी है, वो कहानी जिसे ज्यादातर लोग सच भी मानते हैं। ये कहानी आती है एक बहुत मशहूर किताब से, पृथ्वीराज रासो। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि और दोस्त चंद्रबरदाई ने। और सम्राट की वो जो एक हीरो वाली, एक कह सकते हैं लार्जर देन लाइफ इमेज हमारे दिमाग में है ना, वो इसी किताब की देन है। तो इस महाकाव्य के हिसाब से पृथ्वीराज कौन थे? वो एक ऐसे हीरो थे जो अपनी प्रेमिका संयोगिता के लिए कन्नौज के राजा जयचंद से अकेले भिड़ गए, जिन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उनकी आंखें फोड़ दी गईं। लेकिन फिर भी सोचिए, सिर्फ आवाज के सहारे अपने शब्दभेदी बाण से उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार गिराया। कहानी शानदार है ना? पर सवाल वही, क्या ये सच है? सच को सामने लाने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा। हमें उन वजहों को, उन गलतियों को खोजना होगा जिनकी वजह से वो सुबह इतनी विनाशकारी साबित हुई। पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे जब उन्हें राजगद्दी मिली, लेकिन उन्होंने बहुत ही तेजी से और कह सकते हैं बड़ी बेरहमी से अपनी सत्ता को मजबूत किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने ही चचेरे भाई के विद्रोह को इतनी क्रूरता से कुचला कि विद्रोहियों के सिर काटकर अजमेर के किले के दरवाजों पर लटका दिए गए। ये एक साफ संदेश था, एक नए और बेहद आक्रामक राजा का दौर शुरू हो चुका था। उनकी जो दिग्विजय की नीति थी, यानी सबको जीतने की चाह, उसने चंदेलों जैसे बड़े बड़े राज्यों को तो हरा दिया, पर इसका एक दूसरा पहलू भी था। इसने उन्हें अपने ही पड़ोसियों के बीच बिल्कुल अकेला कर दिया। गुजरात के भीम द्वितीय हों या कन्नौज के ताकतवर राजा जयचंद, सब उनके दुश्मन बन बैठे थे। तो नतीजा क्या हुआ? जब बाहर से सबसे बड़ा खतरा वापस आया तो उनका साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं था। और शायद यहीं पर उनसे वो सबसे बड़ी गलती हुई, एक ऐतिहासिक भूल। तराइन की पहली लड़ाई जीतने के बाद राजपूती उसूलों का पालन करते हुए उन्होंने गोरी की भागती हुई निहत्थी सेना का पीछा नहीं किया, उन्हें जाने दिया। और ये एक ऐसा फैसला साबित हुआ जिसने दुश्मन को फिर से तैयार होने और दोगुनी ताकत से वापस हमला करने का मौका दे दिया। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी इस पड़ताल के सबसे अहम मोड़ पर, वो मोड़ जहां सबूत उस मशहूर कहानी को सीधी टक्कर देते हैं और इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा सच सामने आता है। तो रासो की कहानी कहती है कि पृथ्वीराज गजनी में एक शहीद की मौत मरे, लेकिन सबूत क्या कहते हैं? बंदी बनाए जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ असल में क्या हुआ था? उस दौर के जो फारसी दस्तावेज हैं, जमीन से निकली पुरातात्विक चीजें हैं, और सबसे बढ़कर उस जमाने के सिक्के, वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो एक ज्यादा कड़वी और जटिल कहानी सुनाते हैं। तो चलिए एक एक करके सबूतों को देखते हैं। पहली बात, संयोगिता का वो स्वयंवर से अपहरण। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन काव्यात्मक कल्पना थी, असलियत नहीं। दूसरी बात, गौरी को शब्दभेदी बाण से मारना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि गौरी की मौत सालों बाद 1206 में खोखर जाटों के हाथों हुई थी। और अब सबसे चौंकाने वाली सच्चाई,
पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद फौरन मारा नहीं गया था, बल्कि उन्हें वापस अजमेर लाया गया और मोहम्मद गौरी के अधीन एक सामंत राजा की तरह शासन करने पर मजबूर किया गया। और इस बात का सबसे पक्का, सबसे ठोस सबूत क्या है? वो सिक्के जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं। सोचिए, इन सिक्कों पर एक तरफ पृथ्वीराज का नाम लिखा है और दूसरी तरफ श्री मोहम्मद साम, जो मोहम्मद गोरी का ही एक खिताब था। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये साफ करता है कि हार के बाद पृथ्वीराज ने गोरी के मातहत एक शासक के तौर पर राज किया और बाद में जब उन्होंने फिर से विद्रोह करने की कोशिश की तब उन्हें पकड़कर मार दिया गया। तो इन सारे सबूतों के बाद, इस पूरी पड़ताल के बाद, हम उनकी विरासत को कैसे देखें? उनकी हार का असली मतलब क्या था? एक सवाल जो अक्सर उठाया जाता है कि क्या वो भारत के आखिरी हिंदू सम्राट थे? चलिए देखते हैं कि इतिहास इस दावे के बारे में क्या कहता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी हार उत्तर भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसने तुर्की शासन के लिए दरवाजे खोल दिए, पर उन्हें आखिरी हिंदू सम्राट कहना ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बाद भी दक्षिण में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य खड़ा हुआ। मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। पश्चिम में शिवाजी महाराज ने एक विशाल मराठा साम्राज्य की नींव रखी। और तो और 1556 में सम्राट हेमू ने भी कुछ वक्त के लिए दिल्ली पर राज किया था। तो जाहिर है, इतिहास किसी एक अंतिम सम्राट की कहानी से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, हो सकता है पृथ्वीराज चौहान अपने वक्त के सबसे चतुर रणनीतिकार नहीं थे। उन्होंने यकीनन दुश्मन को कम आंका और अपने पड़ोसियों को भी अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन एक बात है जिस पर किंवदंती और इतिहास दोनों सहमत हैं, वो थी अपनी मिट्टी के लिए उनकी बेखौफ बहादुरी और आखिरी दम तक हार न मानने का उनका जज्बा। ये वो चीज़ है जो आज भी उस लाल मिट्टी में कहीं ना कहीं खामोशी से धड़कती है, और शायद यही उनकी असली विरासत है।